हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स हमको इस मंथ देखने को मिले। स्पेशली लोकसभा का रिजल्ट जो है, आम चुनाव, वो हमको देखने को मिला। फ्रेंच ओपन, T20 वर्ल्ड कप जैसी एक्टिविटी हमको देखने को मिली। तो उस नज़रिए से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करे हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का डिटेल PDF लेना है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस मंथ का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज जो है वो चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया था? वेस्ट इंडीज़ एंड USA में किया गया था। और भारत जो है वो T20 वर्ल्ड कप का विजेता रहा है। भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। फाइनल जो हुआ था वो साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में हुआ था, और भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर इस T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं विराट कोहली, और इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जो गया है वो गया है जसप्रीत बुमराह को। किसको गया है? जसप्रीत बुमराह को। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहले T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो भारत ने जीता था 2007 में, और दूसरा जीता है अभी 2024 में। कुल मिलाकर 2 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता है। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप का खिताब दो बार 2 और टीम ने जीत रखा है, एक इंग्लैंड ने और एक वेस्ट इंडीज़ ने। तो 3 ऐसे देश हो गए हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो 2 बार जीत रखा है, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और इंडिया। क्लियर? इस T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें अच्छे से सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो होता है ये एक इंडेक्स है जो अलग अलग देशों और उनके क्षेत्रों को पीस के स्तर के आधार पर रैंक जो है वो प्रदान करता है, मतलब शांति के स्तर के आधार पर। इसमें दुनिया की लगभग 99.7% आबादी जो है वो शामिल होती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो होता है किस तरीके से मापा जाता है? तो 3 मापदंड होते हैं, इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। सोशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का स्तर, करंट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनकी सीमा, एंड मिलिट्राइजेशन। इन 3 मापदंडों के आधार पर ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो मापा जाता है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करें तो 116 भारत को रैंक दी गई है। कौन सी दी गई है? 116। टॉप 3 कंट्रीज रही है आइसलैंड सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आयरलैंड और तीसरे नंबर पर रही है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर सी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 जो है ये दिया गया है गौरव पांडेय को। युवा साहित्य पुरस्कार की बात करें तो युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से 35 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। गौरव पांडेय को हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलस म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो फ्रेंड्स, गुजरात के भुज स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलस म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया है। इस संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेलस पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में रखा गया है। इस संग्रहालय की बात करें तो भुज में स्थित ये संग्रहालय जो है 2001 में आए भुज भूकंप में मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि में बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज, बी आंसर। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि करंट अफेयर को सर हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने आपके लिए करंट अफेयर का OSS पैकेज जो है वो डिज़ाइन किया है। OSS मतलब करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मतलब आपने अगर इस पैकेज को एनरोल कर लिया, इससे आपने अगर करंट अफेयर पढ़ लिया तो करंट अफेयर की टेंशन आपकी खत्म हो गई। इस पैकेज को हमने कैसे डिज़ाइन किया है? देखिए, इसमें आपको मिलता है मंथ वाइज करंट अफेयर का एक डिटेल ई-बुक जिसमें अच्छे से हर एक टॉपिक को डिटेल में आपको बताया गया है। इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर में आपसे डिस्कस करता हूँ उसका आपको PDF मिल जाता है, एंड उसी पे बेस्ड आपको एक मॉक टेस्ट भी दिया जाता है जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर आप करंट अफेयर का मॉक टेस्ट लगाकर करंट अफेयर की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी हम आपके लिए इस पैकेज के अंदर नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। जैसे लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम जो होती है उनमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन करंट अफेयर्स की डिटेल जो है PDF के फॉर्म में हम इस पैकेज के अंदर आपको देते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है कि लेटेस्ट में अभी ट्रेंड क्या है करंट अफेयर का, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस करंट अफेयर के OSS पैकेज में मिल जाती हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसको एनरोल कर रखा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर का OSS पैकेज जो है वो एनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। इसके अलावा भी कुछ डाउट आते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन जो है वो हाल ही में किया गया। केंद्र सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 को पारित किया था और इस अधिनियम के तहत ही नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय को कब और कैसे नुकसान पहुंचाया गया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास समझते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के समय में हुई थी। ये प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था जहां देश विदेश से विद्यार्थी जो है और विद्वान अध्ययन करने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। इस आक्रमण में विश्वविद्यालय की इमारतों को जलाकर नष्ट कर दिया गया। वहां के पुस्तकालय को भी आग लगा दी गई थी। इस आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वानों और छात्रों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और कई लोग जो है वो मारे गए थे। ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि इसकी स्थापना किसने करी थी? कुमार गुप्त ने करी थी, गुप्त वंश के समय में। और 1193 ईस्वी में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को नष्ट किया था। एक और चीज दिमाग में रखिएगा, यूनेस्को ने जुलाई 2016 को नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक अवशेष को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी वैश्विक धरोहर स्थल का दर्जा जो है वो दिया था। कब दिया था? 2016 में। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। सी आंसर। कलाकार व पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया। इन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली फ्रेंड्स इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2023 में। हाल ही में इनका अभी 1 जून को निधन हो गया। प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार मगुनी चरण कुंवर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कठपुतली नृत्य जैसी लुप्त होती कला को संरक्षित करने के लिए इन्हें ये पद्मश्री जो है वो दिया गया था। ओडिशा राज्य से आते हैं ये, ध्यान रखिएगा। मगुनी चरण कुंवर जो है ये कठपुतली कला से संबंधित थे। सी आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स 5 जून को आप सभी को बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिसाइलेंस। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। 2023 में इस दिवस की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2024 में बात करें कि विश्व पर्यावरण दिवस की होस्ट कंट्री कौन सी थी, तो सऊदी अरब थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया था? 1973 में सेलिब्रेट किया गया था। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती है? देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो जो है वो आपके लिए बना रखे हैं जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है एंड MCQ भी आपको सारे कंप्लीट कराए हैं। तो अगर आपने लोकसभा से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करे हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? तो फ्रेंड्स 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम जो है वो घोषित किए गए थे, जिसमें बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बन के उभरी है। 240 सीट जीती है बीजेपी ने। कांग्रेस ने 99 सीट जीती, समाजवादी पार्टी ने 37 और तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीट जीती हैं। कुल 7 फेज में 543 लोकसभा सीट पर चुनाव जो है वो कंप्लीट हुए थे। गठबंधन में बात करें तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA जो है उसको 290 सीट्स मिली, वहीं इंडिया गठबंधन को 233 सीटें जो है वो मिली हैं। इंडिया गठबंधन का देखिए यहाँ पर पूरा नाम दिमाग में रखिएगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, 240 सीटें यहाँ पर। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस निमांस जो कि बेंगलोर में स्थित हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए इन्हें दिया गया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्था की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस का एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 जो है वो दिया गया है। डी आंसर। नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह प्रदान किया जाता है उन व्यक्ति, संस्थाओं, सरकारी या फिर गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है
जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए योगदान दिया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो सिरिल रामाफोसा को दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति जो है वो चुना गया है। किसे? सिरिल रामाफोसा। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। सिरिल रामाफोसा की बात करें तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, जिन्हें 2018 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ पर नेल्सन मंडेला 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति जो है वो बने थे। वर्तमान में वहाँ पर अभी राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। देखिए, पूर्व आरबीआई कार्यकारी निदेशक जो है अल्पना किलावाला, उनके द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। इस पुस्तक में आरबीआई के 25 वर्षों में हुए परिवर्तन और सुधारों के बारे में उन्होंने बताया है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल किसके द्वारा लिखी गई है? अल्पना किलावाला। ये आंसर। हाल ही में वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया। वह कौन से चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे? तो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का बेंगलोर में हाल ही में निधन हो गया। श्रीनिवास हेगड़े की बात करें 1998 से लेकर 2004 तक इसरो के वैज्ञानिक रहे हैं। ये भारत के चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर थे। और चंद्रयान 1 मिशन जो है ये कब छोड़ा गया था? 2008 में छोड़ा गया था। ठीक है, चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर थे। अगला क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एसएससी में भी पूछा गया था क्वेश्चन ये। खीर भवानी मेला जो है ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। यह मेला हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर खीर भवानी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मेला जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों पर भी आयोजित किया जाता है। देवी दुर्गा को खीर भवानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता को विशेष रूप से खीर का यहाँ पर भोग लगाया जाता है। कहाँ पर आयोजित होता है खीर भवानी मेला? जम्मू कश्मीर में। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार ने, देखिए फ्रेंड्स, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को चीतों के लिए एक नया आवास बनाने की तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। आपने देखा होगा कि चीतों के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, जहाँ पर सितंबर 2022 को 8 नामीबियाई चीते जो है वो लाए गए थे, जिसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते जो है वो लाए गए थे। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में चीतों के लिए दूसरा घर जो है वो बनने जा रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, चर्चित डीप ओशन मिशन भारत के किस मंत्रालय की पहल है? तो डीप ओशन मिशन जो है ये किस मंत्रालय की पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, भू विज्ञान मंत्रालय की। ए आंसर। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत जो है वो अपना खुद का डीप सी मिशन जो है वो शुरू करने वाला छठा देश बनने वाला है। सितंबर 2024 में ही भारत जो है वो डीप सी मिशन का पहला चरण जो है वो आयोजित करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान जैसे देश जो है पहले ही गहरे समुद्र मिशन में सफलता जो है वो हासिल कर चुके हैं। यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि डीप सी मिशन जो है वो क्या है। तो डीप सी मिशन जो है ये भारत का एक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयास है, जिसका उद्देश्य क्या है? समुद्र की गहराई में जाकर वहाँ की रहस्यमयी दुनिया का अध्ययन करना और वहाँ पर मौजूद जो संसाधन है उनका उपयोग करना। क्यों ये मिशन महत्वपूर्ण है? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए समुद्र की गहराई में कई प्रकार के खनिज और अन्य संसाधन जो है वो मौजूद हैं, जो हमारे देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्र की गहराई में जाकर वैज्ञानिक नई जानकारी जो है वो जुटा सकते हैं, जो पृथ्वी और समुद्र की प्रणाली को बेहतर समझने में मदद करेंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डीप ओशन मिशन जो है भारत के किस मंत्रालय की पहल है? भू विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो फ्रेंड्स, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% कोटा जो है वो दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? ट्रांसजेंडर समुदाय को समान अवसर प्रदान करना और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने, देखिए, ये डिसीजन दिया है? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने। अगला क्वेश्चन आता है, फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है। 85.97 मीटर का, देखिए, इन्होंने थ्रो कर पहला स्थान जो है वो हासिल किया है। 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया था बुदापेस्ट में। वो चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। अभी देखिए ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है, तो नीरज चोपड़ा पर सबकी नज़र जो है वो बनी हुई है।
कि ओलंपिक में ये इस बार कौन सा मेडल जीतने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक में तो इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, क्या ये फिर से गोल्ड मेडल जीत सकते हैं? तो हमारी पूरी उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा जो है इस बार भी गोल्ड मेडल जीतेंगे। यहाँ पर स्वर्ण पदक बिल्कुल सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिपरी ईयर बुक 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो फ्रेंड्स, सिपरी संगठन ने हाल ही में रिपोर्ट जो है वो जारी करी, जिसके अनुसार विश्व में कुल 12,121 परमाणु हथियार हैं। इसमें से लगभग 90% हथियार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास हैं। विश्व में सर्वाधिक परमाणु हथियार वाला देश जो है वो कौन सा है? रशिया है। रशिया के पास लगभग 5,500 परमाणु हथियार हैं। सेकेंड नंबर पर अमेरिका का नंबर आता है। भारत के पास कुल परमाणु हथियार की बात करें तो मात्र 172 हैं। तो यहाँ पर रशिया बिल्कुल सही आंसर होगा। चर्चा में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एक वर्ष में कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? देखिए, हाल ही में अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 18 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जो है वो जारी करी है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। कब शुरू हुई थी? दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आय आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जाती है। किस उद्देश्य से? देश के गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। एक वर्ष में कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? 6,000 रुपये की। सी आंसर। निम्न में से कौन मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो चुनी गई हैं। कौन? क्लाउडिया शिनबाम। ये मेक्सिको की लेफ्टिस्ट मुरीना पार्टी से संबंधित हैं। 2018 से 2023 तक मेक्सिको सिटी की सरकार के प्रमुख के रूप में इन्होंने काम किया, जो कि एक राज्य के गवर्नर के पद के बराबर होता है। मेक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी है। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम जो है वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन आता है, किस फुटबॉल क्लब ने यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 जीती है? तो यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 का फाइनल जो है वो इंग्लैंड में खेला गया, जहां पर स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने जर्मन फुटबॉल क्लब को 2-0 से हराकर इस चैंपियन लीग ट्रॉफी का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। यह रियल मैड्रिड का यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी का 15वां खिताब है। अगर हम इस लीग की बात करें तो इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी और इसका आयोजन कौन करता है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। एक फुटबॉल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बना है पेरू। कौन सा बना है? पेरू बना है। यूपीआई की बात करें, इसका फुल फॉर्म जरूर दिमाग में रखिएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक पेमेंट सिस्टम है। कब लॉन्च किया गया था? ये 2016 में लॉन्च किया गया था। यूपीआई से किसी भी देश में कैश ट्रांजैक्शन जो है उस पर निर्भरता कम हो जाती है और डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पेरू में यूपीआई को स्टार्ट किया गया और पहला दक्षिण अमेरिकी देश बना है यूपीआई को शुरू करने वाला। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की स्थापना जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 2018 में की गई थी। 7 जून 2019 को पहली बार ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया था। खाद्य सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन जो है वो उपलब्ध हो सके। 7 जून दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। ओलेग किस देश से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, रूसी एस्ट्रोनॉट ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति जो है वो बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था रूस के ही एस्ट्रोनॉट गेनाडी पडाल्का के नाम पर था, जिन्होंने अंतरिक्ष में 878 दिन जो है वो बिताए थे। ओलेग कोनोनेंको की बात करें तो इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो भेजा गया था, जहां पर इन्होंने 1000 दिन जो है वो अंतरिक्ष में बिताए हैं और अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले ये पहले व्यक्ति बने हैं। किस देश से संबंधित हैं? रशिया, रूस से संबंधित हैं। हाल ही में किस राज्य में नीली चींटी की नई प्रजाति पेरापेरा ट्रेचिना ब्लू खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में एक अनोखी नीली चींटी की प्रजाति जो है वो खोजी गई है। यह नई प्रजाति दुर्लभ वंश पेरापेरा ट्रेचिना से संबंधित है और इसका नाम जो है पेरापेरा ट्रेचिना ब्लू जो है वो रखा गया है। किस राज्य में नीली चींटी की नई प्रजाति की खोज हुई है? अरुणाचल प्रदेश में।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष जो है वो चुना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ये संयुक्त राष्ट्र यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक हैं। ठीक है, किसे चुना गया अध्यक्ष? फिलेमोन यांग को। किस राज्य के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया? तो बिहार स्थित नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में रामसर साइट के रूप में घोषित किया है। इसी के साथ साथ बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 3 हो गई हैं। इससे पहले कांवर झील को 2020 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अगर हम देश में बात करें तो वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 82 हैं। रामसर स्थल की बात करें फ्रेंड्स, वेटलैंड्स की बात करें तो ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जमीन का कुछ हिस्सा पानी से ढका रहता है, जैसे कि झीलें, तालाब, दलदल और नदियों के किनारे। ये स्थान जो होते हैं पौधों और जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें रहने और खाने के लिए अच्छा वातावरण मिलता है। ठीक है, तो बिहार के 2 अभ्यारण्य को हाल ही में अभी रामसर साइट के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है हर 2 साल में जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र के द्वारा जारी किया जाता है। इस विश्वविद्यालय ने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI इंडेक्स जो है वो जारी किया। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल हेल्थ ग्लोबल रैंकिंग जारी करी और क्लाइमेट चेंज ग्लोबल रैंकिंग भी जारी करी है। EPI इंडेक्स की बात करें तो 180 देशों में भारत को 176वें स्थान पर रखा है, 176 स्थान पर। EPI इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज जो है, पहले स्थान पर एस्टोनिया को रखा है, दूसरे स्थान लैक्समबर्ग को रखा और तीसरे स्थान पर जर्मनी को रखा है। भारत को 176वां स्थान जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी जितने भी फाउंडेशन कोर्सेज हैं, चाहे हम GS के अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करें, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, स्टेट GK, ये सभी कोर्सेज फ्रेंड्स आपको 50 रुपये से लेकर 150 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? इसके लिए आपको क्रेजी GK ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड करने का भी लिंक दिया हुआ है। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर फ्रेंड्स ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। इन सभी कोर्सेज में आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने हर एक कोर्स को यहाँ पर डिज़ाइन कर रखा है। आप किसी भी कोर्स को एनरोल करेंगे, आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो एक बार क्रेजी GK ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है रूट एप्लीकेशन। अगर आप फ्रेंड्स क्रेजी GK ट्रिक का ऑल इन वन पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें अभी तक का पिछले 7-8 साल में जो भी हमने आपको पढ़ाया है, जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, अगर वो सारा डेटा आप एक साथ एनरोल करना चाहते हैं तो आप ऑल इन वन पैकेज ले सकते हैं। उसमें आपको जितना भी क्रेजी GK ट्रिक का अभी तक का कंटेंट है वो मिल जाता है। तो ऑल इन वन पैकेज जो है ये रूट एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। इसको लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीता। कार्लोस अल्कराज किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो फ्रेंड्स साल भर में देखिए टेनिस से रिलेटेड 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो है वो आयोजित किए जाते हैं। साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन, जून के मंथ में हमको फ्रेंच ओपन देखने को मिलता है, जुलाई अगस्त में हमको विंबलडन देखने को मिलता है एंड साल के एंड में US ओपन जो है वो आयोजित होता है। तो साल का 2nd ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन जो है हाल ही में कंप्लीट हुआ, जिसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज, तो यहाँ पर C आंसर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा कार्लोस अल्कराज ने पहली बार फ्रेंच ओपन का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। मेन सिंगल का फाइनल जो हुआ था वो कार्लोस अल्कराज और जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़्वेरेव के बीच में खेला गया था। यहाँ पर अगर हम वुमेन सिंगल की बात करें फ्रेंड्स, तो ईगा स्वेतेक ने, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, उन्होंने फ्रेंच ओपन के वुमेन सिंगल का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। जनवरी में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन आयोजित किया गया था उसके मेन सिंगल का खिताब जीता था इटली के जेनिक सिनर ने और वुमेन सिंगल का खिताब जीता था आरेना सबलिंका ने, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिक्किम का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में लगातार दूसरी बार सिक्किम के क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सिक्किम में अभी हमको विधानसभा इलेक्शन जो है वो देखने को मिले, जहां पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने पूर्ण बहुमत जो है वो प्राप्त किया है और प्रेम सिंह तमांग जो है ये लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। सिक्किम विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 32 सीट्स हैं
और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीट पर हाल ही में जीत दर्ज करी है। 11वें सिक्किम विधानसभा चुनाव जो है वो हाल ही में अभी कंप्लीट हुए थे। ध्यान रखिएगा, प्रेम सिंह तमांग। अगला क्वेश्चन आता है, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अभी हमको अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव जो है वो देखने को मिले, जहां पर विधानसभा की 60 सीटों पर चुनाव जो है वो कंप्लीट कराए गए, जिसमें से बीजेपी ने 46 सीट पर जीत प्राप्त करके बहुमत जो है वो हासिल किया है। और पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पेमा खांडू लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। पहली बार पेमा खांडू 2016 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसी के साथ साथ चोना मीन ने उप मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ली है। अभी हाल ही में 3-4 स्टेट में हमको विधानसभा चुनाव जो है वो देखने को मिले, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, ओडिशा में और अरुणाचल प्रदेश में। तो इन चारों जगह पर किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है और कौन मुख्यमंत्री बने हैं, ये ज़रूर आप दिमाग में रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो टीडीपी को वहाँ पर विधानसभा में बहुमत हासिल हुआ है, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। सिक्किम में जैसा अभी हमने डिस्कस किया, प्रेम सिंह तमांग। ओडिशा में भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है और मोहन चरण मांझी जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं ओडिशा के। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत समय से नवीन पटनायक जो है वो ओडिशा के मुख्यमंत्री थे। बीजू जनता दल जो है वो इलेक्शन में हार गई और बीजेपी को पूर्ण बहुमत जो है वो हासिल हुआ है ओडिशा में। मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। 2024 का भी देखिए इंडेक्स जारी किया गया। ये इसका 18वां संस्करण था, जिसमें 146 देशों को शामिल किया गया था। इस साल भारत की रैंक जो है वो गिरकर देखिए 127 से कहाँ पर आ गई है, 129 आ गई है। 2023 में 127 थी, 127, वहाँ से 2024 में भारत की रैंक आ गई है 129। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले पे देखिए आइसलैंड है, दूसरे पे फिनलैंड और तीसरे पे है नॉर्वे। सबसे आखिरी पायदान पर यहाँ पर सूडान कंट्री को रखा गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ये इंडेक्स जो है 4 प्रमुख आयामों में जेंडर इक्वालिटी का मूल्यांकन करता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये 4 पैरामीटर हैं जिनके हिसाब से यहाँ पर मूल्यांकन जो है वो देखने को मिलता है। भारत की रैंक रही है 129। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 18वीं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किस लोकसभा सीट से चुने गए हैं? तो हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। देखिए फ्रेंड्स, 18वीं लोकसभा चुनाव पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें हमने अच्छे से डिटेल में उसको डिस्कस किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, आप ज़रूर देखिएगा, चैनल में आपको मिल जाएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो एनडीए गठबंधन ने जो है सरकार बनाई है और एनडीए गठबंधन के प्रमुख नेता जो है वो कौन चुने गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे? वाराणसी से। वहां से उन्होंने लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत जो है वो प्राप्त करी है। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निम्न में से किस देश को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 5 देश पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। इन 5 देशों को सुरक्षा परिषद में 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है। यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य निकाय है जो दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, इन तीनों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा सभी। भारत के किस संगठन को द एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सेबी को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को द एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में सिक्योरिटीज मार्केट्स के लिए फ्रेमवर्क को बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। सेबी की बात करें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। वर्तमान में इसकी चेयरपर्सन कौन है? माधवीपुरी बूचे। सी आंसर सही होगा सेबी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का 30वां थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को
भारत का 30वां थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। सी आंसर, जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। भारत के देखिए अन्य सेना अध्यक्षों की बात करें तो वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान है। वहीं नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं, जो कि 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं। वहीं वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जो है वो भारत के वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। देखिए करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है ना कि जहाँ पर बच्चे काफ़ी डरते भी हैं और कुछ बच्चों के लिए ये एक प्लस पॉइंट भी होता है। अगर आपको करंट अफेयर का एक परफेक्ट सोर्स पता है कि हाँ हमको यहाँ से पढ़ना है और क्वेश्चंस वहाँ से बन रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर का सेक्शन बिल्कुल ईजी हो जाता है। पर आपको अगर उसका डायरेक्ट सोर्स नहीं पता है, पढ़ने में हमको दिक्कत आती है, तो आपके लिए करंट अफेयर जो है वो मुश्किल होने वाला है। तो इसके लिए फ्रेंड्स अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारी शंखनाद जो बुक है उसको आप ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप जब भी इसको आप ऑर्डर करते हैं ये हमेशा आपको अपडेटेड मिलती है। अभी हमने आपकी डिमांड पर इसको ऑफलाइन भी निकाला है, मतलब आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। अगर आपको बुक ऑर्डर नहीं करना है तो आप इसको ई बुक के फॉर्म में भी ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप शंखनाद बुक की जो है वो सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपको मिल जाता है। इसका पैकेज भी हमने प्लान कर रखा है। साल भर के लिए अगर आप इस पैकेज में एनरोल करते हैं तो हमेशा आपको हर मंथ की अपडेटेड बुक जो है वो इस पैकेज में आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छे से डिटेल में हमने इसके अंदर करंट अफेयर प्लान किए हैं। सिस्टमेटिक कोई भी सेक्शन आपका छूटने वाला नहीं है। टॉपिक वाइज बिल्कुल अच्छे से करंट अफेयर इसके अंदर पढ़ाया गया है। आप इसकी बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं, पर ऑर्डर करने से पहले एक बार आप सॉफ्ट कॉपी लेके देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। उसके बाद अगर आपको लगता है आप उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो या फिर आप उसको ऑर्डर भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य में सर्वाधिक मतदान देखने को मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कुल वोटिंग के आंकड़े जो है फ्रेंड्स जारी किए थे, जिसके बाद कुल मतदान हमको देखने को मिला कि भारत में 65.79% जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि 2019 चुनाव के मुकाबले 1.6% कम है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो इसमें असम राज्य में सर्वाधिक मतदान जो है वो दर्ज किया गया 81.5%, जबकि बिहार में सबसे कम 56.1% मतदान जो है वो दर्ज किया गया। 2019 में लगभग 61.5 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे और इस बार ये संख्या बढ़कर 64.2 करोड़ हो गई है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा किस राज्य में मतदान देखने को मिला? असम में। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो फ्रेंड्स यूपी की मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA फाइटर पूजा तोमर ने UFC 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है, पूजा तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद ने शपथ ली। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड भी एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने उसमें समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो आप चैनल में जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके भी आप देख पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 72 मंत्रियों ने इस बार शपथ ली है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 31 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड 36 स्टेट मिनिस्टर शामिल किए गए हैं। हमारे संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो होगी वो लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि होती है अभी वर्तमान में 81। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। डी आंसर। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के अध्यक्ष वेलियन सुब्बैया ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। वो देखिए ये अवार्ड जीतने वाले चौथे भारतीय बने हैं। इससे पहले इन्फोसिस के NR नारायण मूर्ति, कोटक फाइनेंस के उदय कोटक और बायोकॉन लिमिटेड की किरण मजूमदार शाह ने ये पुरस्कार जो है वो जीत रखा है। वेलियन सुब्बैया जो है ये चौथे व्यक्ति बने हैं अवार्ड जीतने वाले। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो मनाया जाता है। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? लेट्स एक्ट ऑन आवर कम्युनिटीज एंड चाइल्ड लेबर। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा
वर्ष 2002 में पहली बार विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? बाल श्रम को रोकने के लिए जागरूक करना, बाल श्रम को रोकने के लिए सक्रियता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव को सी किंग्स, चेतक, MS-60R सीहॉक जैसे हेलीकॉप्टर को उड़ाने की अनुमति दी गई है। 2018 में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और अभी हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो है वो कौन बनी है? अनामिका राजीव बनी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला किया गया। PM आवास योजना कब शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो इस योजना को जून 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के गरीबों को आवास प्रदान करना। कब शुरू की गई थी? जून 2015 में। किस देश के उपराष्ट्रपति सोलोस क्लास चिलिमा का विमान हादसे में निधन हो गया? तो अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस क्लास का विमान हादसे में हाल ही में निधन हो गया। सोलोस क्लास की बात करें तो ये 2020 से मलावी देश के उपराष्ट्रपति थे। मलावी जो है ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है जिसे पहले न्यासलैंड के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, मलावी के उपराष्ट्रपति का हाल ही में विमान हादसे में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई है? तो 4 जून को ओडिशा विधानसभा चुनाव के परिणाम जो है हाल ही में घोषित किए गए थे, जिसमें बीजेपी ने 147 विधानसभा सीट में से 78 सीटें जीतकर बहुमत जो है वो हासिल किया है। और मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। किसने शपथ दिलाई इन्हें? ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने। यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मोहन चरण मांझी को पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो कि साल 2000 से लगातार 2024 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। बहुत लंबे से ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे थे नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास GMAX 24 का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास GMAX 24 का आयोजन जो है वो जापान के योकोसुका में किया गया है। कहां पर? जापान के योकोसुका। बी आंसर सही होगा। ये नौसैन्य अभ्यास जो है GMAX का 8वां संस्करण है, जिसमें भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS शिवालिक और जापान का युद्धपोत डिस्ट्रॉयर युगिरिन ने पार्टिसिपेट किया है। इसका उद्देश्य क्या है एक्सरसाइज का? हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। GMAX की बात करें तो एक नौसैन्य अभ्यास है। पिछली बार इसका 7वां संस्करण जो है 2023 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, कहां पर आयोजित किया गया इसका 8वां संस्करण? योकोसुका में। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह के प्रबंध और वहां पर एक नया टर्मिनल बनाने में रुचि दिखाई है। इसीलिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। मोंगला बंदरगाह की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में स्थित एक लिंक बंदरगाह है जो कि बांग्लादेश के मोंगला में स्थित है। यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। चटगांव बंदरगाह जो है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद सेकंड नंबर पर इसी का नंबर आता है। इससे पहले भी भारत जो है ईरान में चाबार बंदरगाह और म्यांमार में सितवे बंदरगाह की देखरेख जो है वो कर रहा है। हाल ही में अभी मोंगला बंदरगाह को लेकर भी चर्चा जो है वो देखने को मिली है। कहाँ पर स्थित है? ये बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 50वें G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 50वें G7 समिट 2024 का आयोजन किया गया इटलिया के अपुलिया शहर में। 13 से 15 जून 2024 के बीच में G7 समिट 2024 का आयोजन किया गया, जहां पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। ये भी दिमाग में रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा कहाँ पर थी? तो कहाँ थी? इटली। G7 की बात करें फ्रेंड्स, विश्व के शीर्ष 7 देश का एक ग्लोबल पॉलिसी फोरम है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो इसके सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इटली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नाटो का महासचिव इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो, जैसा कि आपको पता ही है कि इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। वर्तमान में नाटो में 32 सदस्य जो है वो शामिल हैं।
30 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। अभी रिसेंटली स्वीडन जो है वो नाटो का 32वां सदस्य जो है वो बना है। हाल ही में बात करें फ्रेंड्स तो नाटो के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है मार्क रूटे को। किसे? मार्क रूटे। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मार्क रूटे जो है ये महासचिव का जो पद है वो 1 अक्टूबर को ग्रहण करेंगे। इन्हें महासचिव जो है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग के स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। साहित्यिक योगदान के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेन पिंटर पुरस्कार जो है ये क्या है। तो ये एक प्रकार का साहित्य पुरस्कार है जो कि यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड या फिर कॉमनवेल्थ नेशंस में रहने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में नाटक, कविता, निबंध या फिर कथा साहित्य में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया हो। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर की याद में ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। बात करें कि 2024 में ये पुरस्कार किसे दिया गया, तो फ्रेंड्स भारतीय लेखिका अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसे दिया गया है? अरुंधति रॉय को। अरुंधति राय को 1997 में बुकर प्राइज जो है वो भी दिया जा चुका है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। तो वो चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित नर्तक CV चंद्रशेखर का निधन हो गया। CV चंद्रशेखर का संबंध किस नृत्य से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नृत्य से संबंधित है ये? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम एक प्राचीन भारतीय कला फॉर्म है जिसे तांडव और लास्य के मिश्रण के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम नर्तक थे CV चंद्रशेखर। इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण, कालिदास सम्मान, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, ये सभी सम्मान जो है वो दिए जा चुके हैं। CV चंद्रशेखर भरतनाट्यम से संबंधित है। ए आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया गया। यह संसद में कब पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है, तो आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए, लोक परीक्षा कानून 2024 की बात करें जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के नाम से भी जाना जाता है, इसे फरवरी 2024 में पारित किया गया था। लोक परीक्षा कानून 2024 के दायरे में कौन कौन सी एग्जाम आएगी? UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और NTA की तरफ से आयोजित सभी कंप्यूटर बेस्ड जो परीक्षाएं होती है उसको इसके दायरे में रखा गया है। इस लोक परीक्षा कानून 2024 की बात करें तो इसके तहत पेपर लीक कराने या फिर आंसर शीट के साथ में छेड़छाड़ करने पर 3 से 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कानून का? कि जो धांधली होती है जिसकी वजह से युवाओं का भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जाता है उसको रोका जाना। ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा। कब पारित किया गया था? पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 फरवरी 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NTA परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है? तो नीट जैसी हाल ही में देखिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है उसकी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया है? इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन को। ये कमेटी जो है 2 महीने में अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। साथ साथ NTA के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को सुधारने के लिए शिक्षा मंत्रालय को भी सुझाव देगी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है? के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ। इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ किसने दिलाई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, नवनिर्वाचित सांसद जो होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं प्रोटेम स्पीकर। कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? स्पीकर से रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, सर्च करेंगे आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है स्पीकर वाला पद। तो आने वाली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप वो वीडियो जो है एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देख के जाइएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ किसने दिलाई? तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई गई। और प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था 18वीं लोकसभा के सत्र के दौरान? भर्तृहरि महताब को। किसे बनाया गया था? भर्तृहरि महताब। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ साथ जो लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है उसको कराने का काम भी किसका होता है? प्रोटेम स्पीकर का ही होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर सदन का एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। इसके बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 95(1) के तहत जो है वो प्रावधान किया गया है कि इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और काम क्या होता है? निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता जो है वो यूनेस्को द्वारा किसे दी गई? कोझिकोड को। केरल के कोझिकोड शहर को यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य शहर जो है, सिटी ऑफ लिटरेचर, वो घोषित किया है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान जो है वो दिया गया था। कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरीज हैं। ये शहर जो है मलयालम साहित्य के लिए भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में मान्यता जो है वो प्रदान की गई है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी भाजपा के जो अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नड्डा हैं, राज्यसभा में सदन का नेता जो है वो नियुक्त किया गया है। इनसे पहले राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में कौन काम कर रहे थे? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल काम कर रहे थे। उनका स्थान किसने लिया है? अब जयप्रकाश नड्डा ने लिया है। इसके अलावा ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि 18वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में जयप्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो भी दिया गया है। यहाँ पर हम राज्यसभा के नेता की बात कर रहे हैं, तो वरिष्ठतम मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसको प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। सदन का नेता जो होता है वो सदन में सरकारी बैठकों और कामकाज के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे संविधान में इस पद के बारे में कहीं पर भी उल्लेख हमको देखने को नहीं मिलता है। ये राज्यसभा के नियमों के तहत जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन हाल ही में अभी जॉर्डन में किया गया। भारत ने कुल 11 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 11 पदक भारत ने अपने नाम किए हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भारत को जो 4 स्वर्ण पदक जिताए हैं वो 4 महिलाओं ने जिताए हैं। दीपांशी, मुस्कान, रजनीता और मानसी लाठेर ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाए हैं। ध्यान रखिएगा, 11 कुल मिलाकर भारत ने पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब FDI के मामले में कौन से स्थान पर है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में 2023 में भारत की रैंक जो है वो क्या है? तो भारत जो है वो 15वें स्थान पर है। देखिए, FDI जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया इन्वेस्टमेंट जो होता है, निवेश जो होता है, वही क्या कहलाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। हाल ही में UNCTAD द्वारा FDI से संबंधित रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। UNCTAD का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2022 की तुलना में 2023 में कुल FDI में 2% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाला जो देश है वो कौन है? अमेरिका है। अमेरिका जो है वो पहले नंबर पर है। 311 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI जो है वो प्राप्त हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो 2022 की तुलना में 2023 में भारत में FDI जो है वो 43% की गिरावट जो है उसमें दर्ज की गई है। 2023 में भारत में कुल FDI जो आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आया है 28 बिलियन डॉलर का, जबकि 2022 में ये 49 बिलियन डॉलर का था। और 2022 में भारत को रैंक मिली थी 8वीं रैंक, वहाँ से गिरकर 2023 में भारत की रैंक हो गई है 15वीं। तो 15वें स्थान पर रखा गया है भारत को। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, पेंटानल द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है। हाल ही के दिनों में वहां पर भीषण आग लगने की घटना जो है वो देखने को मिली। और ये आर्द्र भूमि पेंटानल जो है ये कहाँ पर स्थित है? ब्राजील में। और ब्राजील ने आपातकाल की घोषणा जो है वो की है। यहाँ पर हम वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड पेंटानल की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि क्षेत्र है। कहाँ पर स्थित है ये? दक्षिण अमेरिका के 3 देश बोलीविया, ब्राजील और पैराग्वे में ये फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? ब्राजील ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पुनः ओम बिरला को नियुक्त किया गया है। किन्हें? ओम बिरला को। ओम बिरला जो है ये राजस्थान के कोटा लोकसभा सीट से सांसद हैं, जो पहली बार 17वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा का स्पीकर जो होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा का संचालन करना। हमारे संविधान में आर्टिकल 93 में इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी थी। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर ओम बिरला बिल्कुल सही आंसर है।
18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी को 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी जो है ये उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से देखिए सांसद चुने गए थे। लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के नेता की बात करें तो ये एक संवैधानिक पद होता है जिसे विपक्षी पार्टी के नेता जो है वो कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? सरकार के विरुद्ध बोलना और सदन में अपनी पार्टी की राय जो है वो प्रस्तुत करना। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता जो है वो दी गई थी। देखिए यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, नेता प्रतिपक्ष जो होता है, उसको लोकपाल, सीबीआई डायरेक्टर, मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सक्रियता आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग जो होता है, इन सब के प्रमुख के चयन से रिलेटेड जो कमेटी होती है उसका सदस्य भी नेता प्रतिपक्ष मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो होता है। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर डिटेल में अच्छे से समझना है तो उस पर भी मैं आपके लिए एक शानदार सा वीडियो जो है वो प्लान कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, केरल के विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का विधेयक जो है वो पारित किया है। राज्यों का नाम किस अनुच्छेद के तहत जो है वो बदला जाता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, केरल विधानसभा ने हाल ही में अभी देखिए राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया है। ये प्रक्रिया जो है संसद या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा जो है वो शुरू की जा सकती है। ये हमारे संविधान का अनुच्छेद जो है वो 3 से रिलेट करता है। राज्य का नाम बदलने की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत की जाती है। यह अनुच्छेद संसद को कानून बनाकर किसी भी राज्य का नाम बदलने का अधिकार जो है वो देता है। इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में विधेयक पेश किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को उसके विचार जानने के लिए भेजता है। राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित होता है और फिर लास्ट में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अधिनियम जो है वो बन जाता है और परिवर्तित नाम जो है वो संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में दर्ज जो है वो किया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है हमारे संविधान के आर्टिकल 3 से संबंधित है। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य बन गया है। वर्तमान में कुल 119 देशों ने ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से 100 देशों ने इसकी सदस्यता की पुष्टि की है। ISA के बारे में जैसा कि आपको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के बारे में कि इसका गठन 2015 में किया गया था। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से COP21 के दौरान जो है वो इसका गठन किया था। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? अजय माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अभी जो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला संबोधन था। आगे देखिए, हमारे संविधान के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 87 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संबोधन जो है वो करता है। 2 मुख्य अवसर होते हैं जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करते हैं। एक तो हर आम चुनाव के बाद जब नई लोकसभा बनती है तो उसकी पहली बैठक होती है, तब वो संबोधित करते हैं, और एक हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में भी संबोधन करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 87 से रिलेट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी भारत और अफ्रीका के मध्य खेले जा रहे टेस्ट मैच में शेफाली वर्मा जो है वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई है। कौन? शेफाली वर्मा। बी आंसर। उन्होंने 194 गेंदों में 200 रन जो है वो कंप्लीट किए हैं। शेफाली वर्मा महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। इसके साथ ही शेफाली वर्मा टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज भी बन गई हैं। पहली बल्लेबाज कौन थी? मिताली राज थी। 2002 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। उसके बाद अभी शेफाली वर्मा ने 200 जो है वो स्कोर किया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर पर अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया। यह मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, दिमाग में रखना है आपको कि अंबुबाची मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? असम में किया जाता है। कामाख्या देवी मंदिर परिसर में ही अंबुबाची मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। कामाख्या देवी मंदिर की बात करें फ्रेंड्स तो पूरे भारत में
देवी की 51 शक्तिपीठ जो है उसमें से ये एक है। हाल ही में अभी कामाख्या धाम में अंबुबाची मेले का आयोजन जो है वो 22 जून से 26 जून के बीच में किया गया। असम में अंबुबाची मेला एक विशेष धार्मिक उत्सव है। ये मंदिर जो है शक्ति की देवी सती का एक मंदिर है। बात करें कि ये मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये नीलांचल पर्वत पर देखिए स्थित है। किस पर्वत पर? नीलांचल पर्वत। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इमैनुअल सोबेरन को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? मोनिक एलोइथ का इन्होंने स्थान लिया है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की बात करें तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि विश्व भर में पशु स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, इमैनुअल सोबेरन। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट लिग्नोसेट किस देश ने निर्मित करी है? मतलब किस देश ने बनाई है? तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा बनाई गई है? जापान के द्वारा। जापान के शोधकर्ताओं ने लकड़ी से बनी दुनिया की पहली सैटेलाइट जो है लिग्नोसेट, उसका निर्माण किया है। अगर हम बात करें कि लकड़ी से बनी सैटेलाइट बनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि देना। मतलब ऐसी सैटेलाइट बनाना जो कि पर्यावरण मतलब एटमॉस्फेयर को नुकसान न पहुंचाए और आसानी से नष्ट हो सके। इसके तहत अंतरिक्ष में जो पुरानी सैटेलाइट हैं और अन्य कचरे हैं उनको साफ करने की कोशिश भी है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट लिग्नोसेट किस देश के द्वारा निर्मित की गई है? जापान के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ये इस बार की थीम थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने 1987 में 1987 में तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला लिया था और 1988 से हर साल ये दिवस जो है 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। सिंपल उद्देश्य के लिए कि तंबाकू के सेवन के परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करना और लोगों को धूम्रपान जो करते हैं उनको छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो बी आंसर सही होगा, 31 मई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। DRDO ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो हाल ही में DRDO ने ओडिशा से रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रुद्रम 2 मिसाइल की बात करें तो यह हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि हवा से सतह पर इजीली मार कर सकती हैं। रुद्रम 2 को किसने विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने। इस मिसाइल की बात करें तो ये 6751 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने में सक्षम है और इसकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर की है। ये 3 से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, DRDO ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, एयर टू सरफेस। ए आंसर। सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो महारत्न कंपनी REC जो है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। REC को यह अवार्ड जो है उनके ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। REC की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की। तो एक महारत्न कंपनी है, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में ये कंपनी आती है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है, MD जो है, वो विवेक कुमार देवांगन है। क्लियर? तो यहाँ पर REC बिल्कुल सही आंसर होगा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 77वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी 77वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन जो है 27 मई से लेकर 1 जून के बीच में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया। इस असेंबली की थीम क्या थी? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने 77वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पार्टिसिपेट किया था। इस मीटिंग के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य पर चर्चा की गई, साथ ही भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से बचने पर भी चर्चा की गई। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक निर्णय लेने वाली एक संस्था है। इसमें सभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधि जो है वो शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार इसकी थीम क्या थी? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को मरणों उपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है?
तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारतीय शांति रक्षक धनंजय कुमार को मरणोपरांत प्रतिष्ठित डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनके द्वारा धनंजय कुमार को ये सम्मान जो है वो दिया गया है। यहाँ पर अगर हम डैग हैमरशोल्ड मेडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। शांति अभियानों के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के बलिदान को श्रद्धांजलि के रूप में ये पदक जो है वो दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत दिया गया धनंजय कुमार को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 30 मई को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 30 मई को गोवा राज्य जो है वो अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। गोवा के राज्य दिवस के बारे में अगर हम बात करें तो 1947 से 1961 तक गोवा जो है पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था। 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा भारत ने गोवा और दमन और दीव को भारत में मिला लिया था और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था, जिसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसीलिए हर साल 30 मई को गोवा राज्य जो है अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। तो यहाँ पर गोवा बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है काफ़ी। देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई के द्वारा जो है वो प्रवाह पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। प्रवाह का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। प्रवाह पोर्टल की बात करें तो ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि किसी व्यक्ति या इंस्टीट्यूट को रिजर्व बैंक से ऑथराइजेशन, लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करता है। ऑथराइजेशन का मतलब है, मान लो किसी कंपनी को नई पेमेंट गेटवे सेवा शुरू करनी है तो वो इस पोर्टल से अप्रूवल ले सकती है। लाइसेंस का मतलब ये हो गया कि मान लो बैंक है, उसको अपना कामकाज बढ़ाना है, उसके लिए उसको नई शाखा खोलनी है, तो इसके लिए उसको आरबीआई से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो इस पोर्टल के जरिए बैंक जो है वो आवेदन जमा कर सकता है और लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, प्रवाह पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई के द्वारा। आगे बात करते हैं, एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। और भारत ने 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक सहित कुल 7 मेडल जो है वो अपने नाम किए हैं। भारत को एकमात्र गोल्ड जो है वो श्रीमत झा ने दिलाया है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, 7। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ सेक्शन में आप जाएंगे, करंट अफेयर में मंथली पीडीएफ में आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। अगर आप करंट अफेयर का एक कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हो तो क्रेजी जीके ट्रिक की पूरी टीम ने ओएसएस पैकेज जो है वो डिज़ाइन कर रखा है। करंट अफेयर का ओएसएस पैकेज, वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज। इस ईयरली पैकेज में आपको क्या मिलता है? पूरे 12 महीने की हर मंथ वाइज आपको करंट अफेयर की डिटेल ई बुक मिलती है। इसके अलावा जो मंथली मैं आपको वीडियो देता हूँ, इस वीडियो का आपको डिटेल पीडीएफ भी मिलता है। एंड जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में मिलते हैं, जिससे कि आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कर सके। इसके अलावा हमने इस पैकेज में लेटेस्ट जो एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर हैं उसको भी शामिल किया है, जिससे कि आपको आइडिया लगता है किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा पैकेज हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है। ये पूरा पैकेज आपको साल भर के लिए 149 रुपीज़ में मिल जाता है। तो आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।